हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे आपको अधीनस्थ बोर्ड जो है उसके सभी पेपर व्याख्या के साथ कराएंगे। यानी कि अभी तक अधीनस्थ जो बोर्ड है उसके 2015 से लेके जो लास्ट पेपर अपना हुआ है 9 जुलाई 2022 को, कौन सा हाउस कीपर वाला जो पेपर हुआ है लास्ट पेपर है 9 जुलाई को, और 9 जुलाई को ही अपना वीडियो का पेपर हुआ था। ये लास्ट पेपर ही है। अब तक अधीनस्थ बोर्ड ने जो क्वेश्चन पेपर कराए हैं वो 91 कराए हैं। तो हम सारे के सारे 91 पेपर और आगे के जो पेपर होंगे वो सभी हम यहाँ पे कराएंगे। अब देखो, कराने का हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हमारा ये है कि जो ये बोर्ड है इसमें 60 से 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपने यदि सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, समझ लिए, तो आपके 60 से 80% आराम से आ जाएंगे। अब बात ये रही कि अपना यानी कि जो 20 से 40% वो कहाँ से आएगा। तो देखो, मैं जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उस सभी के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा जो फैक्ट होंगे वो बताते हुए चलूँगा। यानी कि एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी होंगे तो उनको आपको नोट करते हुए चलना है या लर्न करना है। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपके आराम से 90+ नंबर आ जाएंगे। यानी 90 मतलब 90% प्लस। तो चलो हम क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो अपने पास ऑप्शन यहाँ पर है सवाई जय सिंह, भगत सिंह, अभय सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो आपको पता है कि जो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जो अध्यक्षता इसकी की थी, वो अपनी की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अब ये क्यों किया था? देखो, 1734 ईस्वी में किया। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कब हुआ था। जुलाई 1734 में हुआ था। वैसे तो ये जो रूपरेखा तैयार की थी ये महाराज जय सिंह ने की थी। महाराज जय सिंह ने क्यों की थी? क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में मराठों का आतंक ज़्यादा हो गया था। तो उन मराठाओं से निपटने के लिए इन्होंने सभी जो राजस्थान के राजा थे उसको इकट्ठा करने का प्लान बनाया ताकि उनसे हम निपट सकें। लेकिन ये 1734 को ये एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, लेकिन ये असफल हो गया क्योंकि थोड़े दिन बाद जो राजा थे उन्होंने आपस में मतभेद हो गए। इस कारण इसको असफल घोषित किया गया। तो ये अपना क्वेश्चन ये था कि हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय हो गए। अपना सेकंड क्वेश्चन अपना ये आता है कि निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कौन कौन से हैं और कब शामिल किया गया था। तो देखो, 2006 में किया गया था इनको। 2006 में 6 ज़िले किए गए थे। 2006 में 6 ज़िले किए गए थे। और 6 ज़िले कौन कौन से हैं? आपको एक सूत्र याद रखना है। और सूत्र क्या है? सूत्र ये है कि देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गाजर, चीकू और आम। देखो, ये आपको ध्यान रखना है, गाजर, चीकू, आम। ये 6 ज़िले आपके इसमें, ये 6 जो यानी कि ये है अपने विश्व धरोहर है, इससे इस सूत्र से सारे के सारे निकल के आ जाएंगे। जैसे देखो, गा मतलब होगा गागरोन का किला, तो गागरोन का किला है यानी इसको तो शामिल किया गया है। जय मतलब जैसलमेर, जैसलमेर भी इसमें है दूसरे नंबर पे, इसको भी शामिल किया गया है। रे से होगा रणथंबोर, तो रणथंबोर इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। ची से क्या होगा, जल्दी बताओ, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ भी इसमें नहीं है। कू से होगा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ भी इसमें है, ठीक है। आम से आमेर, तो 5 हो गए। गै से गागरोन, जय से जैसलमेर, रे से रणथंबोर, ची से चित्तौड़गढ़, कुछ से कुंभलगढ़, आम से आमेर। तो यहाँ पे अचलगढ़ इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अचलगढ़, इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अपने पास अचलगढ़ हो गया। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है। तो देखो, इसको पीला कहा जाता है। अब पोमचा क्या होता है? पोमचा जैसे कि कोई भी महिला होती है, उसके जब बच्चा हो जाता है तो उसके मातृ पक्ष की तरफ से एक ओढ़नी टाइप दी जाती है। एक यानी कि वस्त्र होता है जिस पे कमल के फूल बने होते हैं, जिस पे आप देखोगे कि कमल के फूल बने हुए मिलेंगे। और यदि ये कमल के फूल किस तरीके से मिलेंगे, जैसे इस तरीके से मान लो कोई भी कमल के फूल मिल गए। यदि उसके लड़का हुआ है तो पीला यानी कि वस्त्र दिया जाएगा, जिसे पोमचा बोला जाता है। और वैसे पोमचा नारंगी कलर का भी होता है। यदि लड़की हुई तो उसे नारंगी कलर का पोमचा दिया जाएगा। तो ये होगा राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणगौर किस महीने मनाई जाती है? तो देखो, जो गणगौर है वो मनाई जाती है चैत्र पक्ष में। चैत्र में कब मनाई जाती है? जैसे ही अपना होली आती है, होली के अगले दिन से ही इसको स्टार्ट कर दिया जाता है।
अब इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखो, एक तो जयपुर की प्रसिद्ध है, जो अपना यहाँ पे हवा महल बनाया गया था, जयपुर में जो हवा महल बनाया गया था वो इसलिए ही बनाया गया था कि ताकि राजा की जो रानियाँ थी वो उस हवा महल से जयपुर की गणगौर आसानी से देख सकें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि कहाँ की जो गणगौर है उसके बारे में रोचक वर्णन कर्नल जेम्स टोड ने किया, तो वो आ जाता है उदयपुर। यदि आप उदयपुर की बात करोगे तो उदयपुर की जो यानी कि गणगौर थी उसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने एक बढ़िया तरीके से वर्णन किया है। तो ये ध्यान रखना कि जयपुर और उदयपुर की गणगौर फेमस है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? ब्रजनिधि था, ठीक है, ब्रजनिधि या ब्रजनिधि उपनाम कविता, यानी ब्रजनिधि उसने उपनाम दिया, वो कुछ कविताएं बनाता था, उन कविताओं को उसने नाम दिया ब्रजनिधि। तो कौन सा शासक था? तो ध्यान रखना वो था सवाई प्रताप सिंह। अब सवाई प्रताप सिंह के बारे में कुछ बात और जान लो। देखो, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान होते थे, उनको गंधर्व 22 कहा जाता था। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाए कि गंधर्व 22 जो है किससे संबंधित है? सवाई प्रताप सिंह से। हवा महल किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई ये बताओ सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु कौन था और काव्य गुरु कौन था? तो संगीत गुरु की बात करें तो संगीत जो इसका गुरु था वो था चांद खा था, ध्यान रखना, चांद खा था। और ये पूछ ले कि नहीं इसका काव्य गुरु बताओ, तो था गणपत भारती। ठीक है, क्या था वो? गणपत भारती। जैसे कि मैं यहाँ पे ये बता दूँ लिख के कि गणपत भारती। तो ये अपना होगा सवाई प्रताप सिंह के बारे में बातें हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो आपको सभी को पता है उसने चावंड में की थी, ठीक है, चावंड नहीं, चावंडा नहीं, चावंड है, ठीक है, चावंड में की थी उसने। ओके, अब चावंड में तो बात आपको पता है, लेकिन महाराणा प्रताप की जो अब हल्दी घाटी के युद्ध से रिलेटेड जो कुछ 2-4 फैक्ट है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने लायक, वो आप यहाँ पे देख लो। वो क्या क्या फैक्ट है? सबसे पहले आपको ये तो पता ही है ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ये अपना हुआ था 18 जून 1576 को हो गया था। ये बात आप सभी को पता है। लेकिन इस युद्ध के बारे में 3 कथन आते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसको, हल्दी घाटी का युद्ध है इसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? ठीक है, इसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? इसे खमनोर का युद्ध किसने कहा? कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताओ इसको खमनोर का युद्ध किसने कहा, इसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, इसको मेवाड़ का थर्मोपली नहीं, मेवाड़ का मेवाड़ का थर्मोपली किसने कहा? ठीक है, थर्मोपली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेवाड़ का थर्मोपली, ठीक, राइटिंग थोड़ी आप समझ लेना। तो एक बार सुनो, सबसे पहले खमनोर की बात आती है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। भैया ध्यान रखना, ये फैक्ट कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। अब पूछ रहे ने गोगुंदा का युद्ध बताओ, तो गोगुंदा का जो युद्ध कहा था वो कहा था बदायूनी ने। बदायूनी एक ऐसा एकमात्र था जिसने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। तीसरा आता है कि मेवाड़ का थर्मोपली किसने कहा? ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कही थी बातें। ये बात हो गया। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये कह निम्नलिखित में ये प्रख्यात चरी नृत्यंगना कौन है? तो प्रख्यात कौन है यहाँ पे? देखो यहाँ पे प्रख्यात है फल्गुबाई। और चरी नृत्य के बारे में बता दें, चरी नृत्य कैसा नृत्य है? ये अपने यहाँ पे काफ़ी नृत्य होते हैं, एक सांस्कृतिक नृत्य, एक व्यावसायिक नृत्य है। तो ये जो नृत्य आ जाता है ये नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है। और ये स्पेशल पूछे कहाँ से संबंधित है चरी नृत्य, तो पूछ ले तो बोल देना कि ये किशनगढ़ से संबंधित है। और यहाँ की 2 महिला ही बहुत ज़्यादा फेमस थी। एक तो है अपने पास फल्गुबाई, और सेकंड यदि कभी आपको ऑप्शन मिल जाए तो उसका नाम है सुनीता रावत। ध्यान रखना, उसका नाम क्या है? सुनीता रावत। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? देखो किसने प्रारंभ किया, आपको पता है ये किया था विजय सिंह पाठक ने। वो कहाँ से किया था? इसने ये किया था वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में। अब इसमें देखो 3 ऑप्शन दिए हैं, विजय सिंह पाठक, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी। ये तीनों कहीं न कहीं रिलेट करते हैं, एक साथ रिलेट करते हैं। ये बात याद रखनी है आपको। कहाँ करते हैं? राजस्थान सेवा संघ से। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। किसने की थी?
इन तीनों ने की थी, विजय सिंह पथी, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, 1919 में होती है और वर्धा में ही होती है, और ये तीनों लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि उषा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो देखो उषा मस्जिद जो है ये अपनी है बयाना में, उषा मस्जिद होगी बयाना में। और जो गलिया कोट है ये भी प्रसिद्ध है। गलिया कोट क्यों प्रसिद्ध है कि डूंगरपुर में, पहले कहाँ पर है, ये देखो ये अपना है डूंगरपुर में। और फेमस क्यों है, क्योंकि गलिया कोट में एक फेमस जो बोहरा जो संत है, मुस्लिम जो संत है, उसकी एक यानी क्या है मस्जिद है। और मस्जिद किसकी है, सैयद फखरुद्दीन की। किसकी है, सैयद फखरुद्दीन, ध्यान रखना है, सैयद और फखरुद्दीन, ऐसे फखरुद्दीन ध्यान रखना, ठीक। राइटिंग आप समझ जाना, लिख लेना कि गलिया कोट में किसकी मस्जिद फेमस है, सैयद फखरुद्दीन की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो ये किससे मिले, ये अपने मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से किसके प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के मिले। और क्या है कालीबंगा में, और जो कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के कालीबंगा से मिले हैं। और एक खोपड़ी थी जिसमें 6 छेद थे, इसे ये कह सकते हैं। यहाँ पे शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। और ये पूछा जाए कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग भी हुआ है। और ये क्वेश्चन सिंपल से कई बार आले, कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं 11 पे। देखो जो मैं छोटी छोटी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा, वो बात आपको नोट करनी है, समझ लो, वहाँ से क्वेश्चन आने के पक्का चांस है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था। तो देखो उदयपुर में कौन था, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उदयपुर में यहाँ पर था कैप्टन सावर्स। ये वही कैप्टन सावर्स है जो क्या होता है, यहाँ पे ये एक छावनी होती है, उस छावनी में क्या विद्रोह कर दिया जाता है, तो ये भाग के सारे जो अंग्रेज भाग के उदयपुर आते हैं। तो ये कैप्टन सावर्स क्या करता है, इन सभी को महाराजा स्वरूप सिंह से बातें करता है और उनको पिछोला जो झील होता है उसके जग मंदिर में ले जाता है, वहाँ पे निवास करते हैं। तो ध्यान रखना है कैप्टन सावर्स। और मेजर बटन कौन है, मेजर बटन देखो कोटा का था, कोटा का पीए था, यानी कोटा का एजेंट था। इसको क्या करते हैं, वहाँ के क्रांतिकारी इसको मार देते हैं। और अपना एक जोधपुर का है, कौन होता है, मैकमोहसेन, जोधपुर का होता है मैकमोहसेन होता है, उसको भी क्रांतिकारी मार देते हैं। कई बार ये पूछ ले कि कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट को यानी क्रांतिकारियों द्वारा मार दिया जाता है। एक तो जोधपुर का था मैकमोहसेन, एक अपना ही भैया कोटा का होता है मेजर बटन। और ये पूछ लिया आपसे कि भाई ऐसा कौन सा जो पीए था जिसको ये कहा गया कि तुम भाई यहाँ से छोड़ के चले जाओ राजस्थान से, तो वो कौन था, भरतपुर का था। भरतपुर में जसवंत सिंह बोलता है और मोरिसन होता है, ठीक है, पीए होता है मोरिसन को बोला जाता है कि भैया आप यहाँ से छोड़ के चला जाओ, वरना जो हाल भैया इन बटन का हुआ है कोटा के और अपना जोधपुर के अपने कौन से मैकमोहसेन का, वो आपका भी हाल हो जाएगा। अब हम इसका समझ गए क्या है कि कौन था, उदयपुर का था कैप्टन सावर्स और अपना कोटा का था बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 56 के मैदान कहाँ पर है। तो देखो 56 का मैदान एक होता है, 56 का मैदान होता है एक होता है काठल प्रदेश। तो अपना जो ये है, अपना जैसे राजस्थान का नक्शा देखोगे आप, तो इस तरीके से मान लो राजस्थान का नक्शा है। तो जो नीचे का जो भाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़, तीन है यहाँ पे। इधर देखो, इधर है अपना बांसवाड़ा, इधर है डूंगरपुर और यहाँ पे प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा, इन दोनों का जो ये माई नदी जो एक सीमा बनाती है, माई नदी के आसपास का जो स्थान है वो कहलाता है 56 का मैदान, यानी प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा, समझ गए। लेकिन स्पेशल प्रतापगढ़ में पूछे तो स्पेशल प्रतापगढ़ की बात आ जाए तो उसे बोला जाता है काठल, समझ गए। क्या होगा ये कि 56 का मैदान पूछे तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है, और स्पेशल प्रतापगढ़ की बात करें तो वो आ जाएगा काठल। और डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में बात करें तो डूंगरपुर उदयपुर के बीच में का क्षेत्र को मेवल क्षेत्र भी बोला जाता है, मेवल, ठीक है। नहीं इस तो ये अपना क्या होगा यहाँ पे, हाँ तो अपना क्या, मैंने क्या बताया, अच्छा डूंगरपुर उदयपुर बता दिया। नहीं, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर है, एक बार इसको मैं फिर से कर देता हूँ। तो डूंगरपुर हो गया और बांसवाड़ा के जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा के जो बीच का क्षेत्र, ये कहलाता है मेवल, ध्यान रखना, मेवल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। दक्षिणी अरावली, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए देखो अरावली कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो देखो ये देखो अपनी पूरी अरावली हो गई, अरावली ये अपनी पूरी अरावली है। कहाँ से स्टार्ट हुई है? अपनी गुजरात से, ठीक है, अपनी गुजरात से लेके अपने दिल्ली तक जा रही है। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है यानी कि सिरोही में प्रवेश करती है और झुंझुनू तक है। राजस्थान टोटल लंबाई कितनी है अरावली की? 692। और राजस्थान में कितनी लंबाई? 550, यानी 80% कह सकते हैं। तो देखो जो झुंझुनू से जयपुर तक का है ये उत्तरी अरावली में आ जाता है। जयपुर में जो चोटी होगी वो भी उत्तरी अरावली में कहलाएगी, ठीक है। फिर जयपुर से लेके राजसमंद तक आ जाए वो मध्य अरावली, और राजसमंद से अपनी लास्ट सिरोही तक आ जाए दक्षिण अरावली। तो यहाँ पे देखो शेर कहाँ पर है? सिरोही में, दक्षिण अरावली। कमलनाथ सिरोही में है ना, कमलनाथ उदयपुर या सिरोही में से एक में शायद। तो और दूसरा क्या है? दिलवाड़ा, देखो दिलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही में। बिलाली ये झुंझुनू में। ये अपनी क्या हो जाएगी? उत्तरी अरावली हो जाएगी। ये कह सकते हैं शेर, दिलवाड़ा और कमलनाथ ये तीनों की तीनों कहाँ पर है? सिरोही में है, दक्षिण अरावली। और जो बिलाली आ जाएगी यहाँ पे, बिलाली जो चोटी है ये अपने झुंझुनू में आ जाएगी। दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्नलिखित में से ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये बताना है पहाड़ियाँ, देखो जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती चंबल नदी। बिल्कुल सही बात है कि चंबल जो नदी निकलती है जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, ये तो अपना बिल्कुल ठीक हो गया। अगला है कि नाग पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी। बिल्कुल सही बात है, नाग पहाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए नाग पहाड़ी की लंबाई 795 है, 795। यहाँ से अजमेर में है, यहाँ से निकलती है लूनी नदी, ये ठीक है। गोगुंदा की जो पहाड़ी है उदयपुर में है, यहाँ से निकलती बेड़च, यानी यहाँ से निकलती तो आयर नदी, लेकिन उदयपुर झील से जाने के बाद ये बेड़च बन जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है। लास्ट आता है बिजराइल की पहाड़ियाँ। तो देखो बिजराइल की पहाड़ियाँ से बनास नदी नहीं निकलती है, बिजराइल की पहाड़ियाँ से खारी नदी निकलती है। जैसे देखो कैसे निकलती है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो 3 पहाड़ी है यहाँ पे ऐसे, मैं थोड़ा यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको कि 3 पहाड़ियाँ अपनी यहाँ पर इस तरीके से है, ये 1 2 3, ये तीनों तो होगी राजसमंद की, और चौथी है उदयपुर की। तो ऐसे ध्यान रख लेना BD KG, ठीक है। बड़ा ओके, यानी कि ध्यान रखना बड़ा KG वाला पैकेट चाहिए आपको, बड़ा चाहिए KG वाला, ग्राम वाला नहीं, बड़ा चाहिए KG वाला। तो BDK तीनों तो होगी कहाँ पे? राजसमंद में, चौथी होगी कहाँ पे? उदयपुर में। तो यहाँ से देखो ये जो है ना, बी का मतलब क्या होगा? बिजराइल की पहाड़ी, बी मतलब बिजराइल की पहाड़ी, डी मतलब दिवेर की पहाड़ी, के मतलब खमनोर की पहाड़ी, और जी मतलब गोगुंदा की पहाड़ी। ध्यान रखना ऐसे। तो जो खमनोर की जो पहाड़ी है यहाँ से निकलती बनास नदी, बनास नदी निकल गई। अब ये जो दोनों नदी है ऊपर वाली यहाँ से निकलेगी, एक पहाड़ी से बिजराइल से, दूसरा दिवेर से निकलेगी, गोगुंदा से निकलेगी। तीनों जो नदियाँ निकलेगी ये इस बनास की सहायक नदी होगी। तो यहाँ से जो दिवेर से निकलती है, दिवेर से निकलती है कोठारी नदी, और ये भीलवाड़ा में आके मिल जाती है, ठीक है। भीलवाड़ा में आके मिल जाती है, जो कि इस कोठारी नदी पर, यानी कि जो बांध है कौन सा? मेजा बांध, वो इसी नदी पे है। फिर यहाँ से निकलती है बिजराइल से खारी नदी। खारी नदी कहाँ पे? ये टोक में एक वो बनाती है त्रिवेणी संगम, यानी यहाँ से खारी नदी, ये बनास नदी, और यहाँ से अजमेर से आती है डाई नदी, जैसे त्रिवेणी संगम बनाती है। चौथा देखो यहाँ से गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलेगी अपनी आयर नदी, लेकिन यहाँ पे उदय सागर झील आएगी और यहाँ पे जाके ये इसमें मिल जाएगी, ठीक है, अपनी बनास नदी में मिल जाएगी। बेड़च नदी बन जाती है यहाँ से तक आयर नदी होती है, यहाँ से बेड़च बन जाती है। ध्यान रखना आयर नदी को बेड़च नदी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये इसमें बनास की सहायक नदी हो जाएगी। बल्कि यहाँ से कब देखो इधर से आ रही है एक नदी, अपनी एक गंभीर नदी आ रही है, वो इसमें मिल जाएगी चित्तौड़गढ़ में। बेड़च में अपनी गंभीर नदी मिल जाएगी, कहाँ कौन सी जगह? चित्तौड़गढ़ में, और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो बात आपकी क्लियर हो गई है अच्छे से। अब आगे देखो इनकी क्या बात क्लियर होगी? बिजराइल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलेगी? खारी नदी। और बनास नदी कहाँ से निकलती है? बनास नदी निकलती है अपनी खमनोर की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर अपना चलते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण से सम्मिलित नहीं है? तो देखो इसमें कहा गया कि बीड क्या होता है? बीड यानी कि ये समझ सकते चारागाह स्थान होता है, स्पेशल शेखावटी के जो चारागाह स्थान होते हैं उनको बीड बोला जाता है, ठीक है। तो बीड कहाँ होता है? शेखावटी में। शेखावटी कहाँ? झुंझुनू में। तो ये कहानी बिल्कुल सही है, पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा देखो रोटू नागौर में, बिल्कुल रोटू एक गांव है, तो ये प्रसिद्ध गांव है। ये प्रसिद्ध गांव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये मान्यता है कि जो अपने जंबाजी जो हुए थे ना लोक संत, उनके कारण यहाँ पे
500 साल से कोई भी पेड़ नहीं काटे जाते हैं। यहाँ पे टहनी काटना भी पाप माना जाता है। यदि किसी पेड़ से जो भी होता है ना, खिजड़ी के पेड़ होते हैं, सांगर वगैरह आ जाता है, वो उसको भी यूज नहीं करते हैं। इसलिए रोटू गाँव नागौर का फेमस गाँव है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही होगा। अब अगला आ जाता है अपने पास सुंदा माता। ये तो सभी को पता है। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। और जहाँ पर कि फर्स्ट जो राजस्थान का रोपवे बना था 2006 में, वो भी यहीं पे है अपना सुंदा माता मंदिर पर। चौथा है गोगेलाव। भैया रोहतुर गोगेलाव दोनों गांव नागौर में हैं, ना कि बीकानेर में। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना गोगेलाव वाला। क्यों फेमस है ये भी इसी के लिए, वनस्पति के लिए फेमस है। यहाँ पे यही मुहिम चल रही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या करना अपने को, पेड़ वगैरह लगाने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 16 में। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो भैया वन नीति कब की गई राजस्थान में? फरवरी 2010 में की गई थी। ठीक है, इको टूरिज्म पॉलिसी भी अपनी कब की गई थी? फरवरी 2010 में की गई थी राजस्थान में। और अपनी राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? राष्ट्रीय जो वन नीति आई थी 1952 में आई थी। ये आई थी अपनी इंडिया लेवल की, 1952 में आई थी। और राजस्थान में कब आई? 2010 में आई थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 पे। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ऊँट, तो ये है अपना बीकानेर में। तो देखो ऊँट पूछ ले आपसे, ठीक है, घोड़ा पूछ ले कि राष्ट्रीय यानी घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बीकानेर में। बेर पूछ ले, बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बीकानेर में। खजूर पूछ ले, खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बीकानेर में। तो बीकानेर से 4 क्वेश्चन याद रखना। ऊँट अनुसंधान केंद्र, घोड़ा अनुसंधान केंद्र, बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अपने? ये अपने बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 18। एक खनिज बताने कि इन खनिज का कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो टंगस्टन जो है वो नागौर में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, टंगस्टन नागौर में होता है। और अपना क्या आगे? गार्नेट। ठीक है, गार्नेट क्या कहा जाता है? जो अपना होता है ना गार्नेट को तांबड़ा या रत्मनी बोला जाता है, ध्यान रखना। तांबड़ा, इस गार्नेट को ही तांबड़ा भी बोला जाता है और रत्मनी भी बोला जाता है। और ये कहाँ होता है? ये अपने सबसे ज़्यादा होता है अपने टोंक में होता है। टोंक के बाद बोले तो अजमेर में। ठीक है, तो अपना कहाँ पे होता है? टोंक में होता है। अगला है फेल्डस्पार। नहीं, दो तो बिल्कुल सही है। टंगस्टन नागौर में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और गार्नेट है वो टोंक में होता है, सही है। अगला है फेल्डस्पार। फेल्डस्पार देखो कहाँ पे होता है? ये अजमेर में होता है, ध्यान रखना। कहाँ होता है? ये अजमेर में होता है, ये गलत होगा। आगे वोलेस्टोनाइट, ये सिरोही में होता है। ये इससे क्या बनाया जाता है? टाइल वगैरह बनाई जाती है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वेल्डस्पार, जो कि अपना कहाँ पे होता है? अजमेर में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। सोरसन घास के मैदान किस ज़िले में है? ठीक है, सोरसन घास के मैदान किस ज़िले में है? तो जो ये अपना सोरसन जो घास का मैदान हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना यहाँ पर 12। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो सोरसन घास के मैदान कहाँ पर हो गए? अपने 12 में हो जाएंगे। और अपना अब ये मत सोचना है कि यहाँ पे जैसलमेर होना चाहिए था, वो सिवाना घास होती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात देखो, अभी ये इससे याद आ गया, सिवाना घास वो भी एक गोडावन जो पक्षी है, एक अपना विदेशी पक्षी है गोडावन, उसका एक केंद्र है, यानी कि वो वहाँ पर अपने आते हैं। और 12 में भी सोरसन जो घास है, यहाँ पर गोडावन पक्षी यहाँ पर आता है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 12। तो सोरसन घास के मैदान कहाँ पर हो गए? 12 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो आपको पता है कि देखो ये जैसे अपना राजस्थान होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ इसको नीचे ले जाके कि कहाँ से सीमा लगती है। देखो ये अपना राजस्थान है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या गंगानगर है, ठीक है, और नीचे गंगानगर के बाद क्या बीकानेर है, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर। चारों जिला क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। लेकिन जो गंगानगर ये पाकिस्तान से भी लगाएगा, इधर पंजाब से भी लगाएगा। ये जो बाड़मेर है, ठीक है, इधर किससे करेगा? इधर पाकिस्तान से लगाएगा, इधर गुजरात से भी लगाएगा। तो अपने गंगानगर और बाड़मेर 2 हो गए। अब गंगानगर बाड़मेर में देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो बाड़मेर ऑप्शन है, तुम राइट अपना कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथमल और सलीम सिंह की हवेलियाँ कहाँ पर है? देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसलमेर में 3 हवेलियाँ फेमस है, नथमल और सलीम सिंह। और तीसरे आ जाते हैं कौन से? पटवों की हवेली। ध्यान रखना, पटवों की जो हवेली है वो भी जैसलमेर में है। तो अब स्पेशल इसने नथमल और सलीम सिंह क्यों दिया होगा? ठीक है, इसने पटवों क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी क्योंकि जो नथमल है ना, ये जो हवेली है वो जैसलमेर के PM होता है नथमल, उसने बनवाई थी।
पीएम, ठीक है, ना कि यहाँ का राजा नहीं, पीएम ने बनवाई। और जो सलीम सिंह की जो हवेली है वो भी यहाँ के पीएम तो सलीम सिंह उसने बनवाई थी, इसलिए ये दोनों का नाम आया होगा शायद कि जैसलमेर के पीएम नथमल ने नथमल की हवेली बना दी और जैसलमेर के पीएम सलीम सिंह ने सलीम सिंह की हवेली बनवा दी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? तो देखो कौन सा सुमेलित नहीं है। बारे देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, बिल्कुल सही बात है, बारे देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा में ही है, ठीक है, ओके। सूर्य मंदिर झालरापाटन, सूर्य मंदिर झालरापाटन में, जिसे झालावाड़ का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। इस झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। और ये जो सूर्य मंदिर है ये अपना उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर है उससे मिलता जुलता मंदिर है। करणी माता मंदिर अपने देशनोक बीकानेर में जो चूहे की देवी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में नहीं है, कहाँ है? जयपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। किसने बनवाया? ये अपने जो महाराजा जो यहाँ के जयपुर के मान सिंह होती है उसकी पत्नी बनवाती है, मान सिंह की पत्नी बनवाती है, इसका नाम होता है कनकावती। अपने पुत्र के जगत के उसमें बनवाती है। अब सोचो, आप सोच रहे होंगे कि यार जो पुत्र होता है, जो बेटा होता है वो बनवाता है माँ की याद में, इसने क्यों बनवाया? इसने इसलिए बनवाया क्योंकि ये मान सिंह के साथ एक युद्ध करने के लिए जाता है, वहाँ पे इसके 4 बेटे होते हैं, चारों बेटे वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसने अपने जगत बेटे के लिए इसने मंदिर बनवाया। और इस मंदिर में वही मूर्ति है, ध्यान रखना, इस जगत शिरोमणि में वही मूर्ति है जो मूर्ति कहाँ पे थी? चित्तौड़ में थी। चित्तौड़ में मीरा जो पूजा करती थी, मीरा जो कृष्ण भगवान की पूजा करती थी, वही मूर्ति यहाँ पर जयपुर वाले जगत शिरोमणि मंदिर में है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है कि नेजा जम्मा रेखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो देखो ये रामदेव से संबंधित है। किससे संबंधित है? रामदेव से संबंधित है। अब कहोगे नेजा होता है क्या है? देखो नेजा क्या होता है? नेजा जो होता है ना वो एक झंडा होता है, ये किसका? रामदेव जी का। 5 रंग का झंडा होता है, उसको नेजा बोला जाता है। जम्मा क्या होता है? यदि रामदेव जी के जागरण किए जाए तो उसको जम्मा बोला जाता है। रेखिया क्या होता है? यदि रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रेखिया बोला जाता है। तो ये रामदेव जी हो गए। मल्लीनाथ जी कहाँ पे हैं? अपने तिलवाड़ा में। कल्ला जी है ही 4 हाथ के लोक देवता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 24 पर। तो देखो अधोलिखित में से कौन सा एस संगत युगम है? तो देखो एस संगत, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो अपने वाद्य यंत्र है, देखो इसके बारे में थोड़ी जानकारी। तत् क्या होता है? तत् होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार से होता है, वो तार को टच करते हैं ना, टच करते हैं तब वो एक ध्वनि निकालते हैं सुरीली सी, वो तत्ववाद में आ जाते हैं। तो एक तारा में भी तार होता है, तत् में आता है, और जंतर में भी तार होता है। तो पहली बात तो गलत यही हो गया, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि एक तारा सही है और जंतर भी तत् में होना चाहिए था। कोई नहीं, बाकी ऑप्शन और देखते हैं। ये तो अपना बिल्कुल सही है। सुपीरवाद क्या होता है? सुपीर वो होता है जिसमें हम हवा दें, पुंगी टाइप होता है, पुंगी वगैरह में फूंक मारेंगे तो आवाज़ आएगी, ऐसे को बोला जाता है अपना सुपीर। तो ये अलगोजा इसी में आता है, फूंक देने से बचता है। कहोगे हमें तो नाम नहीं सुना, भैया नाम सुन लो, क्योंकि जो राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है वो भी अलगोजा है। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है तो हम बोल लेंगे अलगोजा है। अब आप कहोगे कि भाई एक तो ये घनवाद और ये अवनदवाद क्या है? देखो घनवाद क्या है? घन जो होते हैं ना, घन, ये भी मतलब कि दोनों ऐसे होते हैं, जो दोनों ऑप्शन बच गए, मतलब कि चोट मार के बजाया जाता है। चोट यानी कि घन वो होता है, इसमें तो चमड़ा का प्रयोग है, ढोलक टाइप को ना, ये ढोलक से होता है, उसमें चमड़ा बना दे, चमड़े से उसकी यानी कि वो कर दी जाती है, चमड़े का जो भी उसको ठोकने पीटने का होता है उसके ऊपर जब मारते हैं तो वो, सॉरी गलत बोल गया, ये अवनत का बता दिया। घन होता है एक धातु के 2 होते हैं, धातु के 2 अपने यंत्र होंगे, उनको जब आपस में हम टकराएंगे, आपस में हम उनको बजाएंगे तो क्या होगा वहाँ पे? तो आवाज़ निकालेंगे, तो खड़ताल होगा। 2 धातु के होते हैं। और अवनद में होता है जो अपना चमड़ा होता है ढोलक टाइप की, वो अवनद में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें समझ गए ना कौन सा गलत है? इसमें अवनद यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे यदि ढोलक वगैरह होता तो मान लेते बिल्कुल सही है। अगले में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो देखो सीताबाड़ी का, आप कहोगे सीताबाड़ी का मेला तो 12 लगता है, 12 तो ऑप्शन में नहीं है, कहाँ लगता है? 12। अब क्या करें? तो आपको भैया सभी गांवों के नाम भी, ऐसी जो जगह होता है स्पेशल उनके गांवों के नाम वगैरह भी याद होने चाहिए। तो ये 12 में गांव होता है केलवाड़ा, केलवाड़ा में सीताबाड़ी का मेला भरता है। कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है, ध्यान रखना, कपिल मुनि का, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। पुष्कर और कोलायत दोनों जगह कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, दोनों जगह दीपदान होते हैं। तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का मेला लगता है,
आगे चलो, आगे क्वेश्चन नंबर अपना 26, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो आपको पता है ये मोहम्मद गजनवी के थे। मोहम्मद गजनवी ने ही इनको क्या कहा था, साक्षात पीर, जिंदा पीर कहा था, है ना। और ये क्या था, गोगा जी की देखो दो चीज़ फेमस है, एक जो इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म इनका हुआ था चूरू ददेरवा में, ठीक है। और जो इनकी जो इस पर स्थल बना हुआ है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बना हुआ है। तो ये कहते हैं कि चूरू जो है ददेरवा, वहाँ पे तो इनकी शीर्ष मेडी है, ठीक है। और हनुमानगढ़ में क्या है इनकी, गोगा मेडी में इनकी धुर मेडी है, इनकी अपने लोक देवता गोगा जी की, जिन्हें सांपों के लोक देवता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आ गया 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो ये कह रहा है कि अपने 4 सभ्यता दे दी और उनके जो उत्खननकर्ता के नाम की बात कर दी। अपना क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि सुमेलित नहीं है? तो देखो 4 अपने को सभ्यता दी गई है और चारों के उत्खननकर्ता का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आहड़, तो आहड़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल HD सांकलिया होता है। देखो आहड़ में 3 आदमी आ जाते हैं, ठीक है। 3 आदमी कौन कौन आते हैं? सबसे पहले तो अपना होता है एक अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास होता है, वो किससे आता है? आहड़ से आता है। दूसरा अपना होता है RC रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है। RC अग्रवाल होता है, ठीक है, रमेश चंद्र अग्रवाल, तो वो आ जाता है अपना किसे, आठ से आ जाता है। तीसरा होता है HD साकलिया, ठीक है, हंसमुख धीरज साकलिया। ये तीनों अपने किसे आहड़ से है, तो अपने एक नाम आए तो हम कहते हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें आता है ओजियान के बाद में बात करेंगे, पहले देख लो बैराट का बिल्कुल सही है, DR साहनी होगा, तो बैराट का भी अपना बिल्कुल सही है, आहड़ का भी सही है। तीसरा देखो बागोर का बिल्कुल सही है, VN मिश्र होगा, ये भी सही है। ओजियाना का गलत है। ओजियाना कौन होगा? ओजियाना क्या था, बी है कहाँ पे, ये देखो एक बार, ये पता होना चाहिए कहाँ पे है ओजियाना भीलवाड़ा में, ठीक है। और किसने की थी? ये की थी BR मीना और आलोक त्रिपाठी, 2 आदमी थे, BR मीना आलोक त्रिपाठी ने ओजियाना की थी। आड़ अपनी पता है कहाँ, उदयपुर में, आय नदी के पास। बैराट कहाँ पे? जयपुर में है। और बागोर कहाँ पे? बागोर भी अपनी यहाँ पर है, अपनी भीलवाड़ा में आ जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? ये कह रहा है पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए? आपको पता है कि 2 युद्ध हुए थे। कब कब हुए थे? 1192 में हुआ था युद्ध। अरे यार कहाँ गया, 1192 में पहला युद्ध, पहला 1191 में हुआ और दूसरा 1192 में हुआ। 1191 में ये मोहम्मद गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज जीत जाता है, लेकिन 92 में पृथ्वीराज हार जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये बताओ कि दल पंगुल और राय पिथौरा किसे कहा गया? तो वो अपने पृथ्वीराज थर्ड ही है। दोनों उपाधि याद रखना, कौन कौन सी? एक तो है अपनी दल पंगुल, कौन सी है मैं लिख देता हूँ, दल पंगुल, ठीक है। और अगली है एक राय पिथौरा, दोनों की दोनों किसकी है? पृथ्वीराज यानी जो थर्ड है उसकी है। आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है इसका 29 क्वेश्चन। देखो जो अपना ये पेपर है अपना कौन सा है, अपना जो अपनी हाउस कीपर भर्ती का, ठीक है, जब 9 जुलाई का हुआ था, इसमें टोटल राजस्थान जीके से 29 क्वेश्चन ही आए थे। और हम ये सभी यानी जो राजस्थान जीके के जो पर्सन है वो क्वेश्चन हम कराएंगे। इस प्रकार हम सभी पेपर को बेहतरीन तरीके से अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे। और यदि आपको बाकी सभी वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है कू क्या है? तो कू क्या है? कू एक घर है। और कौन किसका घर है? भील जनजाति का घर है, भील जनजाति का घर है। भील के बारे में और देखो, अब घर किसी से पूछा भाई तेरा घर कहाँ है, तो बोलेगा तेरा कू कहाँ है, तो कू कहाँ होगा? घर होगा। जो इनका मोहल्ला होता है, मोहल्ला को बोला जाता है फला, ठीक है भाई। तो कौन से मोहल्ले में रहता है? ये कहेंगे तू कौन से फला में रहता है। जो गांव होता है, गांव को बोला जाता है पाल, ठीक है, कि तू कौन से पाल में रहता है, वो होगा गाँव। इसके अलावा यानी कि फिलहाल इतने बता देते हैं भील जनजाति के बारे में। और इनका जो रन घोष जो होता है, बोलते हैं फायरे, इनका रन घोष मतलब कि एक शब्द होता है। ये अपने 29 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। और आपको और भी इसी तरीके से सभी वीडियो डालेंगे। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, जो ये बोर्ड है ये 60 से 80% जो क्वेश्चन होता है ये रिपीट करता है। और आपने इन क्वेश्चनों को देख लिया अच्छे से, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन जो की है, जो व्याख्या की है, उसको भी आपने नोट कर लिया, तो आपके 90% नंबर कहीं नहीं जाने हैं। तो आप अच्छे से सभी वीडियो को देखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।